नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज बात नेताओं के झूठ पर, नेताओं के फर्जीवाड़े पर, जनता को चीट करने के उनके स्वभाव पर। मित्रों, इन सब विषयों की डिटेलिंग जब तक मैं कुछ देर करूंगा, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूहों में साझा करें। साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है और समस्या अपने समाधान को प्राप्त करेगा तो वो समाप्त होगा। मैं यह दावा तो नहीं कर सकता कि मेरे एक दिन के बाद उठा देने से एक ही दिन में समस्या का समाधान हो जाएगा और वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, ऐसा मेरा भरोसा है, ऐसा मेरा मानना है। और उसी दिन के लिए मैं लगातार आपके सामने महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर के आता रहता हूं, आपसे आपका आशीर्वाद मांगता रहता हूं। कृपया अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा। आपका आशीष ही मेरा पारितोषिक है। आपका वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मेरा मेहनताना है। तो बात की शुरुआत करते हैं। मित्रों, चुनाव चल रहा है। हर नेता अपनी बात अपने तरीके से रख रहा है और सब कुछ फ्री देने की बात कर रहा है, चांद ताले तोड़ लाने की बात कर रहा है। अलग अलग तरह की बात कोई आज पहली बार नहीं हो रही है। आप देखे होंगे कि जब इंदिरा गांधी थी तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था। आज तक गरीबी बढ़ गई है। इंदिरा जी के जमाने में जितना प्रतिशत गरीबी थी उससे कई गुना ज्यादा आज गरीब हो गए हैं। लेकिन गरीबी हटाओ के मुद्दे पर चुनाव लगातार चल रहा है। अलग अलग जमाने में अलग अलग तरह का नारा गढ़ा जाता है जनता को आकर्षित करने के लिए। चुनाव जीत जाने के बाद उस नारे का कोई महत्व नहीं होता। नारा देने वाला है कोई याद नहीं रहता कि मैंने कोई नारा दिया था। इन सब चीजों से लोकतंत्र के प्रति लोगों का आस्था कमजोर होता है, विश्वास दिखता है। जब हमारे जैसा आदमी, जिसका उम्र करीब करीब 55 वर्ष का हो गया, वो 30-35 साल से चुनाव को याद कर रहा है, समझ रहा है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद तो लगातार सक्रिय राजनीति की बातों को समझने, बारीकियों को समझने का प्रयास कर रहा है। उसे याद है कि 84 में कौन सा नारा दिया गया था, 85 में कौन सा दिया गया था, 87 के चुनाव में कौन सा था, 89 के चुनाव में कौन सा था, फिर 91 के चुनाव में कौन सा था, 95 के चुनाव में कौन सा था। फिर दिखता है कि वो जो नारा देने वाले लोग होते हैं, चुनाव के बाद उनको खुद ही पता नहीं होता कि हमने क्या बोल दिया है, और उनको इस बात का भरोसा है कि मेरे बोलने उलने का जनता पूछती नहीं कि उसको तुमने ये बोला था, अभी क्या हो गया। क्योंकि हमारे यहाँ यह सब रिवाज ही नहीं है कि किसी को कटघरे में खड़ा किया जाए। अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज राजनीति में नहीं है। तभी जिसको मर्जी होते शुभ बोल देता है। बाहर के देशों में जब चुनाव होता है तो वहां राजनीतिक दल के लोग अगर कोई चीज कहते हैं तो उनकी जनता उनसे पूछती है कि भाई ये चीज आप कहां से पूरा करेंगे। आप सड़क बनाएंगे तो पैसा कहां से आएगा, अस्पताल बनाएंगे तो पैसा कहां से आएगा। हमारे यहां तो जिस सरकार की बजट हजारों करोड़ रुपया घाटे में है, वो सरकार कहती है कि मैं सब कुछ मुफ्त में दूंगा, और लोग कहते हैं ठीक है मैं तेरे को ही वोट दूंगा। जनता यह नहीं जानना चाहती कि भाई पैसा आता कहां से है। मैं दिल्ली में चुनाव है, मैं 2-3 बातें दिल्ली पर रख देता हूं। उसके पहले एक चीज बता दूं कि दिल्ली में 3 राजनीतिक दल प्रमुखता से चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो सत्ताधारी आम आदमी पार्टी केजरीवाल वाली, दूसरा भारत में नहीं दुनिया में सबसे ज्यादा सदस्य संख्या की दावा करने वाली और भारत में सर्वाधिक भूभाग पर शासन करने वाली भारतीय जनता पार्टी, और भारत महान की सबसे पहली और सबसे पुरानी पार्टी 1885 में सर एच ह्यूम के नेतृत्व में गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। इन तीनों ही पार्टियों ने एक सुर में जनता को मुफ्त देने का वादा किया है।
अब कोई 500 कम किया है, कोई 500 ज्यादा किया है, या ये मैं अभी गणित का विषय नहीं है कि मैं जोड़ूं कि भाई 2 बराबर 2 में माइनस 1 तो क्या होगा, नहीं, मैं गणित का प्रश्न भी नहीं कर रहा हूं। अभी भरोसे की, विश्वसनीयता की और देश के प्रति लगाव, आस्था, देश हित की बात कर रहा हूं कि किस किस को देश हित का ख्याल है। क्या हमारे राजनीतिक दल को ख्याल है? या तीनों में से जो पार्टी जीत जाएगी उसको अपने वादे के मुताबिक मुफ्त में देना पड़ेगा, फ्री में देना पड़ेगा। जिस सरकार के चुनाव के लिए ये लोग मैदान में हैं और अपनी अपनी घोषणाएं दे रहे हैं, अपने अपने तरफ से मुफ्त की कटोरी फेंक रहे हैं, मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं, वह राज्य है दिल्ली। दिल्ली राज्य का घाटा 40,000 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है। डीटीसी पर कई हजार करोड़ का कर्जा है। जल बोर्ड को अगर 10-20 बार भी बेचा जाए रोम, उसके बाद भी उसका पूरा कर्जा नहीं पटेगा। बिजली कंपनियों का सरकार पर कई हजार करोड़ का कर्जा चढ़ गया है, लेकिन तब भी कोई भी राजनीतिक दल इसको गंभीरता से ना लेकर के मुफ्त में देने की बात कर रहा है। अब इनसे कोई नहीं पूछ रहा भाई पैसा आएगा कहां से, या पैसे का स्रोत क्या है। कर्जा में सरकार है तो आप मुफ्त में कहां से देंगे? वो इसलिए कर रहे हैं कि ये जो राजनीतिक दल के लोग हैं इनको देश हित का कोई मतलब नहीं है, वो मुफ्त में दे भी देंगे। श्रीलंका बन जाएगा देश, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब श्रीलंका चरमरा गई तो उसके राष्ट्रपति जो हेलीकॉप्टर में जितनी विदेशी मुद्रा, सोना, चांदी, हीरा जवाहरात भर सकते थे भर गए। इतना ज्यादा धन हेलीकॉप्टर में लादा कि पायलट का जी हेलीकॉप्टर उड़ नहीं रहा है, जी वजन ज्यादा हो गया। तो उन्होंने रद्दी रुपया, जो श्रीलंकन रुपया था वो उनके लिए रद्दी था, डॉलर या दिरहम वो सब चीज नहीं फेंक पाए, सोना चांदी जवाहरात नहीं फेंक पाए और उड़ गए। और अब पूरे ऐश से उनके साथ पुश्ते विदेशों में अपना जीवन यापन करेगी, क्योंकि इस देश की संपत्ति को लूट करके वो उन्होंने हजारों लाखों कई करोड़ डॉलर क्या किया मुझे अंदाज भी नहीं है, क्योंकि मेरे अंदाज की एक सीमा है और उनको लूटने की कोई सीमा नहीं। चले गए। परेशान श्रीलंका की जनता हुई, जिनकी व्यवस्था चरमरा गई, बर्बाद हो गए। वो दिल्ली में भी हो रहा है। आपको 200 यूनिट मुफ्त की लालच देकर के केजरीवाल ने कई हजार करोड़ रुपए का शीश महल बनवा लिया। लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं सामाजिक आदमी हूं, पेशे से पत्रकार हूं और लोगों से पूछना, बात करना, उनकी भावनाओं को समझने का काम करता हूं और यही करता रहूं तो दिन भर मेरा काम है। अलग अलग क्षेत्रों में जाता हूं बिना कैमरा का, साधारण आदमी के रूप में, क्योंकि कैमरा उमरा वो देख करके लोगों को लगता है कि भाई कोई पत्रकार रुका है तो कुछ बोलेंगे तो वहां पर पार्टी वाइज लाइन आ जाती है। लेकिन यहाँ पर कोई कैमरा लेकर के मैं नहीं जाता। मैं बात करता हूँ सिंपल, दो आदमी जैसे बात करते हैं आपस में, तो लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शीश महल में कई हजार करोड़ के गद्दे लगे हैं, सोने का कमोड है भी कि नहीं। उनको बोला उससे क्या फर्क पड़ता, हमको 200 यूनिट बिजली दे रहा है, हम उसी को बोल देंगे। फिर कोई कह रहा है कि भाई देखो अरविंद केजरीवाल का कोई ठीक नहीं है, वो जो कहता है वो करता नहीं। उन्हें तो अपने बच्चों तक का कसम खाया था कि कांग्रेस से मदद नहीं लेंगे, लेकिन जब मजबूरी आई तो कांग्रेस के साथ ही 60 घंटे में सरकार चलाई। जिस शीला दीक्षित पर FIR करवा रहा था उन्हीं के सिर में जाकर के गिर गया, बोले जी हमको कुछ सीट कम पड़ रही है, आप हमको अपना आशीर्वाद ग्रुप में मदद दे दीजिए, और उनसे मदद लेकर के सरकार चलाया। तो उसकी कोई ठीक नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मोदी की गारंटी है, हम मोदी को वोट देंगे, मोदी को सरकार बनाने की मौका देंगे, भाजपा सरकार बनाएगी। अब अगर भाजपा भी सरकार बनाएगी तो आर्थिक स्थिति तो वही होगी ना जो दिल्ली से अरविंद केजरीवाल छोड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने आर्थिक स्थिति को चरमरा दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहां सोचा कि नहीं भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं राष्ट्रवादी पार्टी हूं, हमको देश की अर्थव्यवस्था देखनी होती है। मैं बड़ा चिंतित हूं कि नरेंद्र मोदी जैसा आदमी जिसको राष्ट्र प्रथम के अलावा और कुछ नहीं दिखता, उसके कई उदाहरण नरेंद्र मोदी ने दिया है। गुजरात चुनाव सर पे था और गुजरात आपको पता है घर घर में बिजनेस, पंजाब और गुजराती बिजनेस करना जानते हैं, भीख मांगना नहीं जानते। आप पंजाबी गुजराती को कोई भीख मांगते नहीं देखोगे, सब बीड़ी बेच के काम कर लेगा, दातुन बेच देगा, मूंगफली बेच देगा, लेकिन बिजनेस करेगा या रोजगार का नौकरी करेगा, भीख नहीं मांगेगा।
तो जहां रग रग में घर घर में बिजनेस है, उस बिजनेस की परवाह ना करके जीएसटी लगा दिया था मोदी जी ने, क्योंकि कहा गया था कि इससे व्यापारी वर्ग नाराज है और व्यापारी वर्ग विमुख हो सकता है, सरकार गिर सकती है। और अगर गुजरात से सरकार गिर जाती तो नरेंद्र मोदी का दिल्ली में कुर्सी हिल जाता। उसने इस बात की परवाह नहीं की और जीएसटी लगा दिया, नोटबंदी कर दी। इतने बड़े बड़े फैसला करने वाला नरेंद्र मोदी यह फैसला क्यों नहीं कर रहा है कि भाई मैं राष्ट्र हित में मुफ्तखोरी को बढ़ावा नहीं दे सकता, जबकि नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि ये रेवड़ी वाली राजनीति को कम करना चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। और उन्हीं की पार्टी दिल्ली में रेवड़ी बांट रही है, वो भी केजरीवाल से बड़ी। मतलब आप भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, आप भी उस रो में बह गए जिसमें केजरीवाल देश को लेके जा रहा है रसातल में। मतलब आप रसातल में ले जाने के पक्षधर हैं। मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल का चुनाव जीत जाता तो उसको दिल्ली में देना है, वो भी केंद्र की मदद से। पंजाब में सरकार में आया ना कि भाई हमने इतना फालतू बोल दिया, मेरे पास पैसा नहीं है तनख्वाह बांटने का, आप इतना 1000 करोड़ दीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने चुनाव से पहले कहा था ना कि मेरे को चुनाव लड़ने की पैसा नहीं है हमारे पास, आप पैसा दीजिए, चुनाव लड़ना है। वो आतिशी मुख्यमंत्री हजारों करोड़ रुपया के घाटे में रहने के बाद, सरकार में चुनाव लड़ने के पैसा ना होने के बाद भी मुफ्त की घोषणा कर रही है और कोई नहीं पूछ रहा। वही प्रधानमंत्री उससे नहीं पूछ रहे हैं जिनके सामने वो पैसा मांगने गिड़गिड़ाने गई थी। कहते हैं भाई हमारे पास पैसा मांगने है तो मुफ्त की राजनीति कैसे कर रही है। और मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई, जिसके आसार लग रहे हैं, क्योंकि देश की जनता एक समय के बाद बदल देती है। सरकार के बड़ी एंटी इनकम्बेंसी आता है। शीला दीक्षित को 15 साल के बाद बदल दी तो अरविंद केजरीवाल किस खेत की मूली है। उम्मीद है कि ये बदला जाएगा और वो बदला जाएगा तो भाजपा आएगी। कांग्रेस अभी इस पोजीशन में है नहीं। कांग्रेस कोशिश कर रही है, राइज कर रही है और उसका कोशिश कर रहा है भाजपा के लिए रास्ता साफ करेगा। और वो शुभ बात है कि कांग्रेस मेहनत कर रही है, वो जितना मेहनत करेगी भाजपा का मेहनत उतना कम लगेगा। उम्मीद बन रहा है कि शायद भाजपा जीत जाए। तो अगर भाजपा जीत जाती है तो वादे के मुताबिक 500 में सिलेंडर, 2500 रुपया महिला का, फलाना ढिमा का, वो जो कह रही है उसको देना पड़ेगा। अब यहीं से मुझे देश की अर्थव्यवस्था की चिंता सता रही है। मतलब आप दिल्ली में देंगे तो यूपी में क्यों नहीं देंगे। इस साल के अंत में बिहार में चुनाव है तो फिर आपको बिहारी कहेगा नहीं कि भाई हमको क्यों नहीं दे रहे हो। फिर बिहार के बाद हिमाचल और जगह चुनाव। पूरे देश में तो साल भर चुनाव ही रहता है। कभी साल के शुरू में कहीं चुनाव है तो कहीं साल के अंत में कहीं चुनाव है, कहीं 1 साल के बाद चुनाव है। तो अगर भाजपा दिल्ली में ये सब चीजें दे देगी तो उत्तर प्रदेश और बिहार में क्यों नहीं देगी। तो उत्तर प्रदेश में अगर देना पड़ जाए तो आधा प्रदेश देश तो उत्तर प्रदेश है। अगर यूपी बिहार को मिला दिया जाए तो जितनी आबादी है उतने में पूरा देश की आबादी है। तो ये देश की अर्थव्यवस्था का क्या मोदी जी ने क्यों नहीं सोचा कि भाई अरविंद केजरीवाल का तो दिल्ली का मामला है, वो बोल गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो पूरे देश का मामला देखना है। तो यह चीज अगर मैं उत्तर प्रदेश में लाऊंगा तो यूपी की जनता कहेगी फिर मैं वोट तुमको क्यों दूं। मोदी जी ने एक बार भी नहीं सोचा। मतलब क्या मोदी जी भी देश हित को नहीं सोचते, देश की अर्थव्यवस्था के विषयों को नहीं सोचते। मतलब कानून बनाने वाला ही कानून की परवाह नहीं करता। जिसको कानून बनाना है उसको कानून का ये भी तो बनाना है ना भाई, देश का आर्थिक स्थिति क्या हो, देश किस पोजीशन पहुंचे। देश रसातल में जा रहा है और आप उसमें भागीदार बन रहे हैं, तो हम देश हित के विषय में आपको क्यों न धकियाए, क्यों न लतियाए, क्यों न जुतियाए, क्यों न बतियाए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। यह मेरा देश है और मुझे अपने देश की चिंता है। मैं करदाता हूं, मेरे टीडीएस कटे पैसे से आपको तनख्वाह मिलती है। अब मेरे तनख्वाह मेरे पैसे से आप बोलते हैं देश की अर्थव्यवस्था चल रही है, हमारे पैसे, हमारा मतलब आप सबका। क्योंकि मोदी जी तो टीडीएस देते नहीं, अरविंद केजरीवाल टीडीएस देता नहीं, कोई भी राजनीतिक दल इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता। उनकी जो आमदनी वो टैक्स फ्री है और वो आरटीआई के दायरे में भी नहीं आते कि कोई पूछ लेगा कि आपके पास पैसा कितना है। मतलब जब अपनी आती है तो ना आप आरटीआई के दायरे में आते हैं, इनकम टैक्स के दायरे में। मेरा अगर इनकम में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो इनकम टैक्स का तलवार मेरे सर पर लटक जाएगा। यह सब आप विचार करिएगा, क्योंकि इस देश में और कोई संवैधानिक संस्था मुझे दिख नहीं रही है। लोगों को भ्रम है कि कोई इस देश में कोर्ट भी है, हमको कहीं नहीं दिख रही है। हमको कोर्ट सिर्फ जल्लीकट्टी पर बैन लगाने के लिए दिखेगी, होली पर रंग ना उड़ाने के लिए दिखेगी, दिवाली पर पटाखा ना छोड़े इसलिए दिखेगी। इतनी बड़ी अहित पर चुपचाप है, इसमें कोर्ट कहीं नहीं दिखेगी। और चुनाव आयोग तो सिर्फ
रेडियो में विज्ञापन देके और टेलीफोन डायल करने से पहले बता करके कि पहले जलपान उसके बाद मतदान के अलावा वो अपना उद्देश्य समझ लेती है। लेकिन आप जनता जनार्दन है, देश आपकी है, न चुनाव आयोग की है, न सुप्रीम कोर्ट की है, न किसी जिला कोर्ट और हाई कोर्ट की है, देश आपका है। आप इसकी चिंता करें और बहिष्कार करें। और बहिष्कार कैसे करें? क्योंकि वोट आप इसको देंगे या उसको देंगे या उसको देंगे तो एक ही बात है। लेकिन भला हो चुनाव आयोग का क्वेश्चन आपके पास मतलब नोटा का सोटा दे रखा है। एक बार नोटा का सोटा चलाइए इस मुद्दे पर कि हमको मुफ्त में नहीं चाहिए, हमको अर्थव्यवस्था बर्बाद नहीं चाहिए, हमको हमारा देश आबाद चाहिए। सुविधा दीजिए, भीख नहीं, हम विकलांग नहीं है। एक उदाहरण देकर के वीडियो बंद करूंगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में वहां के मतदाताओं ने आरक्षण के विरुद्ध में नोटा का सोटा चला दिया। नेताओं ने देखा कि भाई 500 से हमारी सीट हारी है और 700 नोटा को गया हुआ है। मतलब अगर ये 700 मुझे मिल गया तो कोई किसी को मिलता। भाजपा शासन में थी, जो नोटा वाले हैं वो कांग्रेस को वोट देना नहीं चाहते थे, भाजपा को दे नहीं रहे थे, तो नोटा को दे दिया। मतलब वो भाजपा का वोट था। लेकिन आरक्षण के मन में मैल था, क्योंकि उस सरकार ने आरक्षण को और भी सवर्ण समाज विरोधी कर दिया था, तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, उन्होंने नोटा का सोटा चला दिया। और उनके विशेषज्ञों ने उनका जो समीक्षा किया तो पाया कि भाई 500 से हार हुई और 700 नोटा को गया हुआ है। मतलब ये सारा 700 हमको मिल जाता, हम 200 से जीत सकते थे। ऐसा कई जगहों पर हुआ और उन्होंने जोड़ा कि जितनी सीट हमारे हैं उतनी पर नोटा का सोटा चला है। तो उन्होंने बिन मांगे, बिना किसी आंदोलन का 10% सवर्ण समाज को आरक्षण दे दिया। यह ध्यान रखिएगा, सवर्ण समाज को आरक्षण कहीं आंदोलन नहीं था, कहीं पर कोई धरना प्रदर्शन उग्र नहीं हो रहा था। आज मराठा आंदोलन के लिए कई बार मुंबई और महाराष्ट्र को बंद किया जा रहा है, लेकिन वो हर बार गोली देते जा रहे हैं, क्योंकि हो नहीं पाएगा। लेकिन सवर्ण समाज ने कहीं आरक्षण नहीं मांगा था, उन्होंने चुपके से नोटा का सोटा चला दिया। उनको समझ में आ गई कि कहां तीर लगी है। तो सरकार सब बर्दाश्त करेगी, अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं करेगी, वोट का नुकसान कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अब की बार आप दिल्ली में नोटा का सोटा चलाइए। जब समीक्षक बैठेंगे तो देखेंगे कि भाई नोटा का सोटा चला। क्यों चला? क्योंकि लोग देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए मुफ्तखोरी को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। इसीलिए आप देश में सुविधा दीजिए, भीख नहीं। जब एक बार आप ये समझ लेंगे, अपने नेताओं को समझा देंगे, तो यह देश बच जाएगा। क्योंकि आप ही बचा पाएंगे, यह मैं मानता हूं और ऐसा मेरा मानना है। देश आपके हाथ में है, चुनाव आने वाला है और एकमात्र विकल्प नोटा के साथ जाइए और सरकारों को समझाइए, राजनीतिक दलों को समझाइए कि देश बिकने नहीं देंगे। इन्हीं संकल्प के साथ मैं राकेश परमार आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय, लोकतंत्र की जय, मजबूत अर्थव्यवस्था की जय, झूठी राजनीति की जय। जय हिंद।